नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 7 एनसीईआरटी के क्लास 7 की ज्योग्राफी के अंतिम चैप्टर दोनों उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तथा कुछ अन्य बातों को देखेंगे तो हमारी कक्षा 7 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी पे कुल 4 वीडियो बनाए हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी पे एक वीडियो बना था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी नहीं, तो सबको समाहित करके एक वीडियो बना दिया गया। और कक्षा 7 में एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी बातें थी, काफ़ी ज़्यादा मैटर था अलग अलग बिंदुओं पे, तो कुल 4 वीडियो इस पे बनाए गए। ठीक, तो कक्षा 7 पे कुल 4 वीडियो हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और कक्षा 6 के एक वीडियो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ज्योग्राफी के नहीं। हमने ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट बनाया है, जैसे प्लेलिस्ट में इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी बनाया है, तो जीएस की है। उस पे जब क्लास जो पढ़ेगी वो विस्तृत होगी, कई माध्यमों से अच्छे अच्छे मैटर निकाल के बनाए जाते हैं। और एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी की बुक का ही मतलब क्लास होगी, मैटर होगा। और साथ साथ ये जो हम पीडीएफ पढ़ाते हैं आपको, ये हमारे पीसीएस गंगा नाम के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको डेली की पीआईबी रिपोर्ट मिलेगी, ठीक, पेपर की कटिंग मिलेगी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ज्वाइन करें फेसबुक पे, तो पीसीएस गंगा नाम से फेसबुक पेज भी है, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, पीआईबी की न्यूज़, पेपर कटिंग व अन्य लेख टाइप के मैटर आपको मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जो क्लास होती है वो भी मिल जाती है। तो आप लोग कृपया ज्वाइन कर लीजिए। और पीसीएस 26 की वैकेंसी भी आ चुकी है, ठीक। जिन लोगों को फॉर्म भरने की दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं एक 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है तो कैसे सरल तरीके से आराम से आप मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। एक वीडियो बना दूंगा पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। मानव, पर्यावरण और उसके परस्पर क्रिया, अन्योन्य मतलब परस्पर एक दूसरे से आश्रित क्रिया, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय। देखिए, अमेजन बेसिन के संदर्भ में समझिए, यह दक्षिण अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नदी बेसिन का मतलब एक नदी मुख्य है, उसकी अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक। और जो बेसिन का निर्माण होता है, जैसे गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी बेसिन, इन संबंधी जैसे गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं सभी को मिला के बेसिन बनता है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो माना जाता है दक्षिण अफ्रीका का अमेजन नदी बेसिन है, ठीक। यह किन किन देशों से होकर प्रभावित होती है, इसका अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन किन किन देशों से संदर्भित है, तो ब्राजील मुख्य है, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया और वेनेजुएला, ठीक। वेनेजुएला चर्चा में, अभी 7.5 रिक्टर का भूकंप आया है, तो वेनेजुएला के संदर्भ में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ठीक भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है यह, ठीक, भूमध्य रेखा के ही आसपास स्थित है। इसमें समझिएगा, ये जो बना हुआ है ये पूरा अमेजन नदी बेसिन है, ठीक, इतना विस्तृत है। और जाके फिर कहाँ, अटलांटिक महासागर में अमेजन गिरती है, याद रखिएगा। अमेजन नदी का प्रवाह जो अंतिम वो होता विसर्जन, वह अटलांटिक महासागर में होता है। तो वेनेजुएला ऊपर है, कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, पेरू, बोलिविया और ब्राजील का पूरा ये मध्य भाग पूरा लगभग है, ठीक। यहाँ की जलवायु कौन सी है, विषुवतीय, विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवतीय है। वर्ष भर गर्म और आर्द्र मौसम रहता है, दैनिक वर्षा डेली, मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में आपको पता होगा कि दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच एक बार जरूर कम से कम वर्षा हो ही जाती है, 10-20 मिनट, 5 मिनट की, तो क्योंकि ऐसा वहाँ टेम्परेचर है, उच्च तापमान होता है, उच्च आर्द्रता होती है। यहाँ की वनस्पतियाँ कौन से हैं, तो सदाबहार वन, बहुस्तरीय वन, लताएं, एपीफाइट्स और अत्यधिक जैव विविधता। विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन। ये कई बार पीसीएस में पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा क्षेत्र है, तो ऑप्शन में अगर अमेजन नदी बेसिन है
तो यही सही होता है, क्योंकि इसको प्रमाणित माना गया है कि यहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक है। ठीक, तो ये चीजें याद रखिएगा। अमेजन नदी बेसिन को अच्छे से याद रखिएगा। ये वेनेजुएला ऊपर है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू, बोलिविया, ब्राजील। एक बात हमेशा याद रखिए कि वेनेजुएला इसमें बहुत चर्चा में। पहली बात तो वहाँ के राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया अमेरिका ने, तब चर्चा में था, और अभी भूकंप आया। तो आप लोग कमेंट में वेनेजुएला के पड़ोसी देश का नाम बताइए, वेनेजुएला के पड़ोसी देशों का नाम बताइए, आ सकता है। ठीक, वेनेजुएला में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है, लेकिन वो बेच नहीं पाता क्योंकि उसका अभी अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक नीतियों के कारण वह सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। अमेजन वर्षा वनों का महत्व क्या है? मुख्य परीक्षा की महत्वपूर्ण से बहुत है। वैश्विक कार्बन सिंक का कार्य करता है, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु नियंत्रण में सहायक, ऑक्सीजन उत्पादक। जब जैव विविधता अधिक होगी तो ऑक्सीजन उत्पादन भी अच्छा होगा। आदिवासी समुदाय की संस्कृति और जीवन का संरक्षण। यहाँ बहुत सारी आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो आदिवासी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनकी अपनी संस्कृति और कला और रहन-सहन का स्तर है। अमेजन ही बेसिन में एक बहुत बड़ा नाग या कहे या सर्प प्रजाति का जीव पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाकोंडा अमेजन बेसिन में ही पाया जाता है। एनाकोंडा जहाँ नामक सांप, जो 20-20 मीटर से लंबा होता है। ठीक, देखिए ये हो गया। और प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? देखो, एनाकोंडा है ये, एनाकोंडा, बौआ, पिरान्हा, टैपिस, स्लॉथ, ट्रकन, मगरमच्छ, ये सभी जीव मैका पाए जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां यहाँ शिफ्टिंग खेती बहुत होती है। स्लैश एंड बर्न, झूम कृषि, भारत में झूम कृषि कहा जाता है। शिफ्टिंग कृषि क्या होता है कि कुछ लोग एक क्षेत्र में वहाँ के जंगल को साफ करके खेती करते हैं। जब तक यहाँ उपजाऊपन है तब तक खेती करेंगे, कम से कम 3 से 4 साल। फिर जैसे उपजाऊपन कम होता है तो ये इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। यहाँ के जंगल को साफ करते हैं, खेती करते हैं, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को स्लैश एंड बर्न या झूम कृषि कहा जाता है। इन क्षेत्रों में देखेंगे तो कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या? वनों की कटाई बहुत हो रही है झूम कृषि की वजह से। सड़क निर्माण के कारण जंगलों को साफ किया जा रहा है। खनन, कृषि विस्तार हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है, जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, तो अमेजन बेसिन पे अगर मुख्य परीक्षा से आपको प्रश्न बन जाए तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न प्री के भी पर्पज से बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं गंगा नदी बेसिन। विश्व की प्रमुख नदी बेसिन में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन एक महत्वपूर्ण है। यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत आदि क्षेत्रों से जल ग्रहण करती है और विस्तारित है इन देशों में। सहायक नदियां मुख्य हैं घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, चंबल, यमुना। गंगा की मुख्य सहायक यमुना है। जलवायु कैसी है? मानसूनी, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में बहुत ठंडी होती है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? साल, सागौन, पीपल, बांस, मैंग्रोव, देवदार, चीड़। प्रमुख जीव जंतु, एक सींग वाले गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल में पाया जाता है। एशियाई हाथी, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, जिसे सुसु या सोइस कहा जाता है। ठीक, मुख्य फसलें इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, जूट, चाय, केला उत्पादन होता है। ठीक, गंगा डॉल्फिन के संबंध में याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? आप कमेंट में बताएंगे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गंगा डॉल्फिन को। ठीक, यह गंगा सहायक नदियों में पाई जाती है, जल की गुणवत्ता का सूचक है। अगर जल शुद्ध है, प्रदूषण रहित है, तो ही गंगा डॉल्फिन वहाँ ज़्यादा जीवित रह सकती है। मतलब उनके लिए वहाँ की वातावरण और जलवायु जीवन यापन के लिए अनुकूल है। अगर अत्यधिक प्रदूषण है तो ये संकटग्रस्त हो जाती है, मतलब वहाँ विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र का महत्व क्या है? खाद्यान्न का भंडार है। भारत के लगभग 80% खाद्यान्न का उत्पादन यही क्षेत्र से होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से। अत्यधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। यूपी, बिहार, बंगाल की जनसंख्या आप देख सकते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। उपजाऊ कृषि मैदान है गंगा बेसिन में। अंतर्देशीय जल परिवहन, सबसे बड़ी जल परिवहन मार्ग कौन सा है? गंगा ही तो है। गंगा परिवहन या राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1। सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है। सुंदरवन पाया जाता है इसके मैंग्रोव क्षेत्रों में। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टों पे ही मैंग्रोव वन और सुंदरवन पाए जाते हैं। प्रमुख समस्या क्या है? प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट से बाढ़, तट कटाव बढ़ रहा है निरंतर। अंधाधुंध बालू का खनन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या से दबाव बन रहा है। समाधान क्या है? स्वच्छ नदी अभियान भारत सरकार ने चलाया है। अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वनीकरण मतलब वन लगाए जा रहे हैं। टिकाऊ कृषि, जन जागरूकता आवश्यक है। ठीक, इस तरह देखते हैं। रेगिस्तान अंतिम चैप्टर है इसका। रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता, अत्यल्प वर्षा, चरम तापमान। यहाँ तापमान बहुत तीव्र पाया जाता है। विरल वनस्पति, तापमान सही नहीं है, जलवायु अच्छी नहीं है तो विरल वनस्पतियाँ पाए जाते हैं। जल का अभाव है तो वनस्पति विरल होगी। तापमान अधिक है। ठीक, वर्षा कम होती है इस क्षेत्र में और विशेष प्रकार के जैव अनुकूलन होता है। यहाँ पे कांटेदार पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में। रेगिस्तान वह है जो वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर या 250 मिमी, 25 सेंटीमीटर या 250 मिमी से कम होती है। वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। वनस्पति अत्यंत विरल होती हैं। ये रेगिस्तान की मूल विशेषता है। ठीक, अब रेगिस्तान के प्रकार देखिए। आप लोग एक दुविधा में रहते हैं कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। तो रेगिस्तान दो तरीके के होते हैं। एक गर्म रेगिस्तान होता है, एक ठंडा शीत रेगिस्तान। शीत जो बर्फीले क्षेत्र है ना, वो भी रेगिस्तान की कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्म, सहारा, थार, अरब, कालाहारी ही रेगिस्तान माने जाए। लद्दाख का बर्फीला क्षेत्र, गोबी मरुस्थल, आपका रूस का साइबेरियन क्षेत्र, ठीक, ये सब रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, गर्म क्षेत्र भी और ठंडे क्षेत्र भी रेगिस्तान की कैटेगरी में आते हैं। दिन में अत्यधिक गर्मी रहेगी। तापमान रात में तेजी से घटता है, दिन में बढ़ जाता है। कैक्टस, खजूर मुख्य वनस्पतियां हैं। अत्यधिक ठंडी होती है, कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है। ठीक, यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती। शीत रेगिस्तान में आप ध्यान रखिए कि जो वनस्पति पाई जाए उसमें पत्ते नाम मात्र के रहते हैं। ठीक, जैसे मुख्य सहारा रेगिस्तान देखिए। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है विश्व का, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें देश कौन कौन से आते हैं सहारा रेगिस्तान में? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, चाड, नाइजर, सूडान, माली, मारिटानिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा। दिन में लगभग 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है, रात में कम रहता है। सहारा की वनस्पति क्या है? खजूर, कैक्टस, एकेसिया। मरुद्यान, भूमिगत जल के कारण बनने वाले हरा भरा क्षेत्र, कृषि और मानव बसावट का आधार। मरुद्यान होता है जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के किसी क्षेत्र में अगर हरी वनस्पतियां पाई जाएं, मानव आवास पाए जाएं, जल का मतलब जल अच्छे से मिले, ठीक, जल संकट न हो इस ऐसे क्षेत्र में, तो यहाँ अगर सघन जनसंख्या पाई जाए, हरी भरी वनस्पतियां पाई जाए, तो इसी को मरु उद्यान, मरु मतलब मरुस्थल में, उद्यान मतलब हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और मानव जीवन के लिए अनुकूल जलवायु अगर रहे तो मरु उद्यान मतलब मरुस्थल में पाए जाने उद्यान, मरुद्यान। तो याद रखिए ये सकारात्मक है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ वनस्पतियाँ जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाते, उस क्षेत्र में मरुद्यान
जो पाए जाते हैं वो मानव जीवन के और पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और पौधों पेड़ पौधों के लिए जीवन के अनुकूल होते हैं, क्योंकि वो ऐसी जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। ठीक, तो मरुद्यान क्या है? भूमिगत जल के कारण बनने वाला हरा भरा क्षेत्र कृषि और मानव बसावट का आधार है। सहारा की जीवन पद्धति क्या है? ऊंट पालन, भेड़ बकरी पालन, खजूर की खेती। यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस, फास्फेट, लौह अयस्क, यूरेनियम जो आज रिसर्च हो रही है, तो पता चला कि इन क्षेत्रों में ये खनिज हैं। अभी भले कुछ पैमाने पे उत्खनन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई जाती हैं। बेदू और तुआरेग एक जनजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, भारत में लद्दाख शीत मरुस्थल है, याद रखिएगा। हिमालय काराकोरम के क्षेत्र में 3000 से 8000 की नीचे ऊंचाई पाया जाता है। विलो यहाँ पॉपुलर जौ, मटर, आलू की खेती भी होती है। आपको बताना है कमेंट में कि विलो क्या है, विलो की लकड़ी का उपयोगिता क्या है। आप लोग बहुत लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट आप लोग बहुत खेलते हो। क्रिकेट का जो बल्ला होता है, टेनिस का जो रैकेट होता है, उनकी लकड़ियाँ हॉकी की स्टिक बनाने में विलो की लकड़ी यूज की जाती है। ये ऐसी लकड़ी है जो इन खेल के सामानों के निर्माण में बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ याक, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग आदि पाए जाते हैं। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। ऊनी वस्त्र मुख्य उनका वस्त्र है। पहनावा, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था होती है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा, सबसे शीत रेगिस्तान विश्व का अंटार्कटिक। ठीक, अंटार्कटिक सबसे शीत रेगिस्तान है। भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान थार, सबसे शीत रेगिस्तान लद्दाख। मरुद्यान क्या? भूमिगत जल से बना हुआ उपजाऊ क्षेत्र। ठीक, तो फोकस क्या है? मानव अनुकूलन, जल संकट, मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास। ठीक, तो इस तरह से कक्षा 7 की एनसीईआरटी पूरी हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी प्लस साइंस की एनसीईआरटी। ठीक, जो आपके पीसीएस 26 के लिए बहुत उपयोगी है। पीसीएस 26 को ही टारगेट करके एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि उससे प्रश्न बनेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते रह जाते हैं और प्रश्न ऐसे आते हैं कथन कारण या मिलान करने के, जो आपको कहीं मिलते ही नहीं। मूल बेस है, याद रखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी सही से पढ़ लिए तो 60 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट की 60 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। 40-30 क्वेश्चन आपके करेंट्स, 60-30-90 अगर यही कर लिए तो आपका प्री निकल जाएगा। 30-40 क्वेश्चन जो इधर उधर से आते हैं, आप उसमें से 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, 10-15 तो कर ही लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन या यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक की किताबें अगर आप सही से पढ़े हैं तो आपका कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।